गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस कंटेंट के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या क्या हैं। नाउ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। और आज की क्लास लाइव नहीं हो पाने का कारण ये है क्योंकि आज जो PPT बनाते हैं उनके साथ कोई कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण आज PPT जो नहीं बन पाई मॉर्निंग में और ये क्लास लाइव नहीं हो पाई है, तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। नाउ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों को गैर कानूनी संघ जो है घोषित कर दिया गया है। अब वो 2 गुटों की बात कर रहे हैं, 2 गुट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 गुट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 गुट का नाम क्या है? सुमजी गुट, फर्स्ट ये। एंड सेकंड कौन सी है? सेकंड है भट्ट गुट। ये दोनों को क्या कर दिया गया है? गैर कानूनी संघ जो है घोषित कर दिया गया है। ओके, घोषित कर दिया गया है। और इन्हें जो घोषित किया गया है वह किस एक्ट या धारा के तहत किया गया है? तो वह है आपका गैर कानूनी गतिविधियां ओके, किस संघ के तहत किया गया है? गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन और रोकथाम अधिनियम। रोकथाम अधिनियम कौन सी है? 1967। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत, धारा 3, इसके तहत क्या कर दिया गया है? इसे गैर कानूनी संघ जो है यह घोषित कर दिया गया है। ओके, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। केवल 2, सुमजी गुट एंड भट्ट गुट। एंड कौन सी है, किस द्वारा घोषित किया गया? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस हम लोग इस पे कर लेते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियां जो है, यानी हम कह सकते हैं कि अनलॉफुल, क्या है ये? अनलॉफुल एक्टिविटीज। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम। ओके, रोकथाम अधिनियम यह क्या है? इस ओवरऑल इसका रोल क्या है? क्या करता है यह करता क्या है? तो भारत में जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं, ओके, भारत में जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां, ओवरऑल इसका काम क्या है? भारत में गैर कानूनी, देखिए किसी भी को समझने के लिए, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए बहुत बेसिक से अगर समझेंगे तो उसे रटना नहीं पड़ेगा। अगर समझ में आ चुका है तो रटने की आवश्यकता नहीं है। रोकथाम अधिनियम क्या करेगा? भारत में गैर कानूनी जो गतिविधियां और क्या करता? गतिविधियों और संघों को रोकना, और संघों को रोकना, ठीक है, रोकता है, यही इसका काम है। ओके, इसमें लास्ट टाइम जब संशोधन किया गया था, कब किया गया था? इन ईयर 2009 में इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। ओके, संशोधित हुआ था ये इन ईयर 2009 में। एंड इसे आतंकवाद विरोधी कानून भी इस नाम से भी जाना जाता है, आतंकवाद विरोधी कानून। ओके, आतंकवाद विरोधी कानून यानी एंटी टेरर लॉ। क्या बोला जाता है? एंटी टेरर लॉ, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, एंटी टेरर लॉ। ओके, एंड ये क्या है? टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड एसोसिएशंस इन इंडिया। ओके, ये है आपकी भारत में गैर कानूनी गतिविधियों और संघों को रोकना। इससे आपको क्या करता है? सुरक्षा दिलाता है। 2009 में संशोधित किया गया था, आतंकवाद विरोधी कानून के नाम से भी, यानी एंटी टेरर लॉ इस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है? यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया।
ओके। और यह सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय नागरिक भी हैं। यह सम्मान पाने वाले क्या हैं? यह सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय नागरिक, पहले भारतीय नागरिक, यह सम्मान पाने वाले, इसे भी लिख लें, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक। नाउ इन्हें क्यों दिया गया? तो भारत और यूके के बीच में जो व्यापार का संबंध है, ठीक है, भारत और यूके के बीच में जो घनिष्ठ एक व्यापारिक संबंध देख रहे हैं, उसमें इनकी एक उल्लेखनीय योगदान है, कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण इनको दिया गया है। भारत और यूके, इनके बीच में किसके लिए? इनके बीच भारत और यूके के बीच, कह सकते हैं, यूके के बीच क्यों दिया गया है, पहले तो ये लिख ले, ठीक है। क्यों दिया गया है? तो भारत और यूके के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध, ठीक है। घनिष्ठ क्या है? व्यापारिक संबंध को विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए, ओके, इनको दिया गया है, ठीक है। नाउ अब किसको गया है? तो हेडलाइन तो आपको ध्यान रखना ही है, ऑलरेडी अपने आप में इंफॉर्मेशन है। तो सुनील जो भारती मित्तल है, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन और, ये भारतीय इंटरप्राइजेस के, कह सकते हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन। किसके हैं ये? चेयरमैन ऑफ किसके हैं ये? भारती इंटरप्राइजेस के, ठीक है, भारती इंटरप्राइजेस के, इंटरप्राइजेस के। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। इस थीम को, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम को बस ध्यान रखेंगे कि इसकी थीम क्या रही, ठीक है, थीम। तो क्या होगा? हर किसी के स्वास्थ्य की क्या करना है? रक्षा करना। हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और इसके साथ क्या होगा? सभी के अधिकारों की रक्षा करना, ओके, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना। एक्चुअली ये जो है किसके द्वारा अगर बोला जाए तो जाहिर सी बात है, यूएन तो डिक्लेयर करेगा ही, यूएन एड्स के द्वारा, ओके। इसे यूएन एड्स, हम लोग देखते हैं जब किसी को एड्स की बीमारी से, इसे एक छुआछूत की बीमारी माना जाता है ना, यूएन एड्स। अगर पता चल जाए किसी को एड्स है, तो लोग उसे क्या, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, है ना, डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। तो शून्य भेदभाव दिवस का मतलब क्या होगा? ये एक समानता हो जानी चाहिए, सबके साथ समरसता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो इसलिए यूएन एड्स ने क्या किया था? दिसंबर 2000 बस केवल समझ लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। दिसंबर 2013 में होता क्या है? वर्ल्ड, दिसंबर में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना, वर्ल्ड एड्स डे, इसे मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे को। तो वर्ल्ड एड्स डे पे ही क्या किया गया था? इसका डिक्लेरेशन किया गया था। शून्य भेदभाव अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। इस अभियान की शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई थी इस दिवस पर, ठीक है। इस अभियान की शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर में। कब? वर्ल्ड एड्स डे दिवस के दिन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। जनवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर जो गिरकर कितना आ गई है? 3.6% पर आ गई, जो 15 महीने का सबसे निचला स्तर बताया गया है। 8 प्रमुख उद्योग, और वो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कौन कौन से उद्योग हैं? जैसे आपका क्या हो जाएगा? सीमेंट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर सीमेंट, सीमेंट हो गया, कोयला, कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल ये हो गया। और क्या हो सकता है? कच्चा तेल हो गई, बिजली हो गया, उर्वरक हो गई, प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस,
रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात। तो आपके कितने हो गए ओवरऑल? आपके 8 प्रमुख उद्योग, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 प्रमुख उद्योगों की जो ग्रोथ रेट है, क्या हो गया? ग्रोथ रेट डाउन हो गई है। ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो गई है। कितने परसेंट पर आ गई है? 3.6% पर ही आ गई है। ओके, 3.6% पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा कोयला रसद योजना और नीति एक पहल है, इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के माध्यम से। आखिर इस इनिशिएटिव या पहल का क्या लक्ष्य है या इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से इसको लाया गया है? बहुत आसान तरीके से समझने की पहले कोशिश कीजिएगा कि इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, इसकी आखिर लक्ष्य क्या है? इस नीति को लाने के पीछे क्या टारगेट रखा गया है? तो रेलवे आधारित जो कोयला परिवहन में, ठीक है, पहला लक्ष्य क्या रखा गया है कि रेलवे आधारित कोयला परिवहन में बदलाव लाना है। रेलवे आधारित जो कोयला परिवहन होता है, कोयला परिवहन, इसमें क्या करना है? कोयला परिवहन, रेलवे आधारित कोयला परिवहन में बदलाव करना है। बदलाव किस प्रकार का करेंगे? पर में क्या करना है? बदलाव करना है। ठीक है, बदलाव करना। अब आप जिसमें बदलाव करेंगे तो किस प्रकार का करेंगे? जिससे आपको क्या हो जाएगा? जिससे आपको, अगर आप सालाना बात की जाए, सालाना करीब आपको ईयरली या सालाना, इससे ये फायदा होना, जब बदलाव करेंगे तो फायदा कितना होना चाहिए? जो आपकी लागत होती है उस लागत में बचत होनी चाहिए। कितनी लागत बचत का जो टारगेट रखा गया, करीब 21,000 करोड़ का, ये आपका फायदा होना चाहिए। इतना लागत बचत जो आपकी होनी चाहिए, इतनी लागत बचत, यानी इतना आपका फायदा हो गया। ठीक है, किसमें होगा? रेलवे आधारित कोयला परिवहन में जो बदलाव करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? 2029-30 तक क्या टारगेट रखा गया है? यानी 2029-30 तक कोयला परिवहन में, ठीक है, क्या करना है? कोयला परिवहन में जो रेलवे का उपयोग है, कोयला परिवहन में रेलवे उपयोग को 87% से अधिक बढ़ाना है। 87% से भी अधिक लेकर के जाना है। एक ये टारगेट हो गया। कब तक? 2029-30 तक। और एक टारगेट क्या है कि 2030 तक कोयले की खपत जो वर्तमान में कितनी है? 980 मिलियन टन है वर्तमान में। ठीक है, उसको कहाँ पहुंचाना है? कितने मिलियन टन कोयले की खपत को, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोयले की खपत 980 मिलियन टन, इसे बढ़ा करके कितना लेके जाना है? 1.5 बिलियन टन में। बिलियन, ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इतना इसको क्या करना है? पहुंचाने की उम्मीद की गई है कि हमें इतना तक पहुंचाना है। ये इस टारगेट के साथ इन्होंने क्या किया है? इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। कहां पर? ओवरऑल रेलवे को फोकस्ड करते हुए, रेलवे को फोकस्ड करते हुए इन्होंने कोल बेस्ड योजना जो है वो निकाला है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का गुवाहाटी में समापन हो गया। स्टार्ट हुआ था 17 फेब को, तो खैर डेट इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये है कौन, किस क्रम का? तो 4th है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा खेलो इंडिया गेम्स है। ठीक है, और इसमें गुवाहाटी में, यहाँ पे समापन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। ठीक है, नाउ अब इसमें हमें देखना है कि सबसे टॉप पर इस जब समापन किया गया तो टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन रही। ओके, तो फर्स्ट पे कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है यह फर्स्ट पोजीशन पर रही। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसने कितने गोल्ड, करीब करीब इसने, अगर गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज को देखा जाए तो 32 गोल्ड है, और इसमें 18 इसने सिल्वर, कितना हो गया? क्योंकि ओवरऑल 21 ब्रॉन्ज हो जाएगा। 21 ब्रॉन्ज अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? करीब करीब 71, यानी इसने इतने पदक जो हैं जीते हैं। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दूसरा कौन सा है? सभी ने नाम सुना होगा लवली प्रोफेशनल का, इसका काफी ज्यादा ऐड भी आता है, लवली प्रोफेशनल, है ना? लवली प्रोफेशनल, ये किस पोजीशन पर है? लवली प्रोफेशनल या सेकंड पोजीशन पर है? लवली प्रोफेशनल क्या हो गया? सेकंड पोजीशन पर है यह यूनिवर्सिटी।
ठीक है। नाउ जिसने कितने गोल्ड लिए हैं, इसने करीब करीब इसकी जो गोल्ड की संख्या है ये है 20 गोल्ड, 20 गोल्ड, 14 सिल्वर एंड आपकी 8 क्या हो जाएगी, 20 गोल्ड 14 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, 8 ब्रॉन्ज, यानी ओवरऑल कितना हो गया, यह हो गया आपका ओवरऑल 42। इतने पदक इसने लिए। किसने, लवली प्रोफेशनल ने। सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पोजीशन पर देख लेते हैं कौन सा है। थर्ड पर कौन सा है, थर्ड पर है आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें कितने गोल्ड कितने सिल्वर देख लेते हैं। इसमें इन्होंने भी 20 गोल्ड, सॉरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, सॉरी ये बाय मिस्टेक 20 गोल्ड नहीं होगा, इनका करीब करीब है 12 गोल्ड है इसमें, क्योंकि थर्ड पोजीशन 12 गोल्ड होगा, 20 सिल्वर है इसमें एंड 19 ब्रॉन्ज है। अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा, करीब 51 पदक। ठीक है, 51 पदक, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे, लवली प्रोफेशनल सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पर क्या हो गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर की चैंपियन पंजाब यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वो इस साल फोर्थ पोजीशन पर आ गई है। लास्ट ईयर की चैंपियन कौन थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और अभी किस पोजीशन पर आ गई है, यह आ गई है फोर्थ पोजीशन पर। ओके, एंड जैन यूनिवर्सिटी जो सेकंड एडिशन जब हुआ था खेलो इंडिया गेम्स का, उसमें वो जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर थी, लेकिन इस बार किस पर है वो, इस बार है वो आपके फिफ्थ पोजीशन पर, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिफ्थ रैंक पर है। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन, सोचिए जो टॉपर था वो फोर्थ और फिफ्थ पे आ रहा है नाउ। तो ये तो ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यह जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ठीक है, खेलो, इसे लॉन्च कब किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था इन ईयर 2016 में इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। और किसकी इनिशिएटिव है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एक पहल है। ठीक है, खेलो इंडिया किसकी पहल है, ये खेलो इंडिया जो आपकी इनिशिएटिव है उसी का एक पार्ट कह सकते हैं, या एक क्या बोल सकते हैं उसे, उसी का एक हिस्सा या पार्ट, जो भी आप बोल ले। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि बढ़कर कितनी हो गई है, 8.4% हो गई है। इसमें आप लोग यहाँ पे एक काम कीजिएगा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता रखा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब पे मैंने चर्चा कर रखा है और बता भी दी हूँ। ठीक है, तो इन सबों को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा जब आप जीडीपी का ग्रोथ रेट देख रहे होंगे। नाउ अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। बोला क्या गया है कि जीडीपी वृद्धि बढ़कर कितनी हो गई है, 8.4% हो गई। हेडलाइन को जरूर ध्यान रखिएगा, कब, 2024 की तीसरी तिमाही में। और अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2024 की रियल ग्रोथ रेट, ओके, रियल ग्रोथ रेट कितनी है, वास्तविक अगर बोला जाए कि जीडीपी, वास्तविक जीडीपी रेट यानी सकल घरेलू जो आपका कह सकते हैं वृद्धि, जो ग्रोथ हुई है, कितनी हुई है, रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 7.6% है रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, और देखा जाए तो लगातार 3 साल से, अगर हम देखा जाए तो लगातार जो 3 ईयर्स से, ठीक है, लगातार 3 ईयर्स से अगर ग्रोथ रेट की बात की जाए, ग्रोथ रेट यानी विकास दर, ग्रोथ रेट यानी विकास दर या तो 7% रह रहा है या इससे एबव। ओके, एबव। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि फाइनेंशियल, सॉरी ये 2024 होगा, 2024। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो कितना है, 7.6%। और लगातार 3 साल का अगर देखा जा रहा है तो जो आपकी विकास की दर बनी हुई है, ग्रोथ रेट बना हुआ है, या तो 7% है या इससे भी एबव बना हुआ है। इसका कारण पता है क्या है, इसका कारण है प्राइवेट कंजप्शन, यानी निजी उपभोग बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके प्राइवेट कंजप्शन के कारण। ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन के कारण, यानी जिसे हम बोलते हैं क्या बोल सकता है, निजी उपभोग जिसे बोलते हैं, उसमें लगातार वृद्धि के कारण। ठीक है, ये बढ़ रहा है, इसीलिए आपके जीडीपी में लगातार जो है वृद्धि देखी जा रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन।
मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के अगालिगा द्वीप में विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन दिनों मॉरिशस को लेकर के काफी कुछ चीजें चल रही है, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसे देख लेते हैं। विकासात्मक परियोजना, अगर विकासात्मक है तो सारी चीजें किससे, डेवलपमेंट से जुड़ी होगी। फॉर द एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या देख सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि विकासात्मक परियोजना में क्या होगा, तो एक स्पोर्ट्स कैंपस हो गया, खेल परिसर जिसे हम कहते हैं, है ना, इसमें विकास की बात की गई। मेट्रो लाइन ये हो गया, मेट्रो लाइन हो गया। इसके अलावा सामुदायिक विकास परियोजना, सामुदायिक विकास परियोजना, ओके, सामुदायिक विकास परियोजना। इसके अलावा और क्या होगा, ईएनटी हॉस्पिटल, ईएनटी हॉस्पिटल इसकी बात की जा रही है। ओके, ये सब क्या है, परियोजना वाले हैं। सिविल सर्विस सिविल सर्विस कॉलेज की स्थापना की बात की जा रही है, ठीक है, कॉलेज की स्थापना। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के साथ साथ आवास हो जाएगा, आवास, ठीक है, क्या होगा, सामाजिक आवास। तो ये सारे डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे क्या है, डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। यानी इन क्षेत्रों में जो है आपका क्या किया जाएगा, विकासात्मक परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है, किन किन क्षेत्रों के लिए, खेल परिसर यानी स्पोर्ट्स कैंपस, मेट्रो लाइन, सामुदायिक विकास परियोजना, ईएनटी हॉस्पिटल हो गया, सिविल सर्विस कॉलेज हो गए, ये आपका सामाजिक आवास हो गया। तो ये आपके डेवलपमेंट के कुछ क्षेत्र हो गए। नाउ इसके अलावा मॉरिशस की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री, मॉरिशस के पीएम कौन है, मॉरिशस के पीएम कौन है, प्रविंद कुमार जुगनौथ, ठीक है, ये हो गए मॉरिशस के पीएम, जुगनौथ, ये हो गए वहां के पीएम। नाउ अब बात आती है यहाँ पर कि भारत और मॉरिशस के बीच के रिलेशंस को लेकर के, कि इनके बीच में रिलेशंस हैं कैसे। चूंकि अब डेवलपमेंट इतना ज़्यादा किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इनके डेवलपमेंट को हमें देखना चाहिए। तो भारत और मालदीव के बीच की अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो इन दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक यानी जो राजनयिक संबंध इसे बोलते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ओके, राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1948 में। वैसे तो भारत और मॉरिशस के बीच में 1730 से ही इनके बीच में जुड़ाव है, कनेक्शन है इनका जुड़ाव कब से है, बस समझने के लिए है, लिखना नहीं है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, आप लोग लिखेंगे नहीं इसको। 1730 ईस्वी से ही इनके बीच में काफी एक अच्छा जो है रिलेशनशिप, मतलब जुड़ाव है, कनेक्शन है इन दोनों का। लेकिन अगर डिप्लोमेट रिलेशन की बात की जाए तो कब स्टार्ट हुआ, 1948 में। इवन मॉरिशस में भी अगर देखेंगे कि वहाँ जितनी पॉपुलेशंस हैं, मॉरिशस की अगर पॉपुलेशंस की बात की जाए, तो इस पॉपुलेशन में, जनसंख्या में करीब 68% से अधिक जो कौन है, भारतीय मूल के लोग ही यहाँ हैं, भारतीय मूल के लोग। तो समझ सकते हैं भारतीय मूल के लोग हैं, ठीक है, उसके पॉपुलेशन में। और इनके बीच में ऐसा भी बोला जाता है कि 10 साल से भी अधिक समय तक भारत के लिए सबसे बड़ा अगर एफडीआई के रूप में देखा जाए तो सोर्स कौन सा बना हुआ था, 10 साल से भी अधिक समय तक एफडीआई का सोर्स कौन बना हुआ था, टॉप पर एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स यही था, मॉरिशस बना हुआ था, ठीक है, सोर्स टॉप पर बना हुआ था मॉरिशस। तो ये भी बस थोड़ा समझने के लिए कि आखिर इनके बीच में संबंध है कैसे। तो ये ओवरऑल हो गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मॉरिशस और भारत, है ना, इनके बीच में जो आपका टैक्सेशन को लेकर के, यानी दोहरा कराधान बचाओ समझौते को लेकर के भी साइन किया गया है ना, किसके बीच में लेकर के, भारत और मॉरिशस का। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये 2 दिन पहले न्यूज में पढ़ा था, DTAA यानी डबल टैक्सेशन, दोहरा कराधान बचाओ समझौता, डबल टैक्सेशन, इसको ध्यान रख लीजिएगा, टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ओके, अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये हो गई आपकी, ये किया गया था, ओके। नाउ इसको ध्यान रखना है कि भारत और मॉरिशस के बीच में, ठीक है, अभी रिसेंटली किया गया था, 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज में बताया आप लोगों को। नाउ
कम टू, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने का बजट दिया है? 75,021 करोड़ के पैकेज की मंजूरी इसने दे दी है। तो सबसे पहले आप ये समझते हैं, यह जो पीएम सूर्य घर, आप लोग इस योजना से इतना तो अवगत हो गए हैं कि इस योजना के तहत क्या है? रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट ये लगाया जाएगा। ओके, क्या है यह? रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट, इसी की स्थापना की जा रही है, यानी छत के ऊपर सोलर जो प्रोजेक्ट है या सोलर पैनल वगैरह की स्थापना की जाएगी, है ना। इसी की स्थापना को क्या करना है, इस प्रोजेक्ट की जो स्थापना है उसको बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली। अब इसके तहत ये जो बोला है मुफ्त बिजली योजना, तो कितने करोड़ परिवारों को? तो ध्यान रखिएगा कि इस योजना के तहत वेरी इंपॉर्टेंट 1 करोड़ परिवार, कितने? 1 करोड़ परिवारों को कितनी यूनिट फ्री में मिल जाएगी? परिवारों को कितनी यूनिट फ्री में मिलेगी? 300 यूनिट। ठीक है, 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली जो है ये प्रदान की जाएगी, मुफ्त बिजली। तो इसको ध्यान रखना है, मुफ्त बिजली प्रदान। ठीक है, तो ये तो आपके हेडलाइन से आ गए। नाउ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब सरकार क्या कर रही है, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, कितने का पैकेज की मंजूरी दी है? 75,000 करोड़। ठीक है, नाउ अब सरकार यहाँ पे क्या कर रही है कि 2 किलोवाट, सपोज आपको 2 किलोवाट सिस्टम को लगाना है। 2 किलोवाट सिस्टम का मतलब हो गया कि उससे 2 किलोवाट आपका जो एनर्जी है, बिजली जो है उत्पन्न हो सके। तो इस सिस्टम को स्थापित करने के लिए, ठीक है, 2 किलोवाट सिस्टम को स्थापित अगर आप करना चाह रहे हैं तो सरकार की तरफ से सरकार क्या करेगी, जो आपकी लागत आ रही है, लगाने में जो पैसा आ रहा है, इसको स्थापित करने की लागत में सरकार की तरफ से क्या है, सरकार क्या कर रही है, बस थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो 2 किलोवाट सिस्टम स्थापित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, लागत में 60%। ठीक है, लागत का कितना देगी सरकार, कितना दे रही है? 60% सरकार दे रही है 2 किलोवाट में। लेकिन और 2 से 3 किलोवाट में कितना देगी? 2 से 3 किलोवाट की अगर बात की जाए तो इसमें 40% सरकार देगी। ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बिजली को तो उसमें कितना कर देगी वो? 2 से 3 किलोमीटर, अगर 2 से आगे बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 40% की सब्सिडी देगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि सब्सिडी का क्या क्या है, किस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी में सरकार एक काम और कर रही है कि अगर आपको 1 किलोवाट सिस्टम को स्थापित, 2 किलोवाट हो गया, 3 किलोवाट स्थापित करने के लिए अगर हम परसेंटेज वाइज देख रहे हैं ये तो कि कितना दे रहा है, तो 60%। अगर अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो 30,000 सरकार देगी। कितने के लिए? 1 किलोवाट बिजली उत्पन्न करने के लिए। अगर आप 2 किलोवाट बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं, 2 किलोवाट, तो सरकार कितना देगी आपको? 60,000 देगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 किलोवाट करना चाहते हैं इतना इस सिस्टम को, तो सरकार जो आपको सब्सिडी देगी कितना देगी? 78,000। यानी कहने का मतलब है कि बिजली कंजप्शन थोड़ा सा कम किया करें, है ना, मतलब यूज के हिसाब से यूज या करें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि उस यूज में भी थोड़ा जितना आप कंजप्शन कर सकते हैं, आपके मतलब थोड़ा सा खपत जो है वो कम हो। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 2 किलोवाट का लगा रहे हैं तो सरकार 60%, 2 से 3 अगर बढ़ गए तो 40% ही मिल रहा है। 1 किलोवाट में 30, 2 किलोवाट तक तो चलो फिर भी सही है, लेकिन अगर हम 2 से आगे बढ़ते हैं 3 किलोवाट में 90 देना चाहिए, सरकार 90 नहीं देगी, 78,000 आपको मदद करेगी और बाकी स्टॉप कर देगी। क्यों? क्योंकि सरकार का भी कहना है कि बिजली को थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल किया करें। ठीक है, नाउ तो ये हो गई आपकी ओवरऑल इस परियोजना के तहत ये सरकार ने मंजूरी जो है दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, बजट रखा है 75 करोड़ का। ZSI ने हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई खोजी गई प्रजाति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। ठीक है, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI क्या है? ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके वैज्ञानिकों ने खोजा है, इसी के वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक है, और इसके वैज्ञानिकों ने कहां पर खोज की है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी बोले तो कौन कौन सा आएगा? उड़ीसा का तट आएगा और
ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसके तट पर खोजा है, इसके तट पर, ठीक ना। और उसका नाम क्या रखा गया है? जिस प्रजाति की खोज की गई है तो इस प्रजाति का नाम को क्या रखा गया है? नाम क्या है इसका? मिलानो चाइलाइनेज, ठीक है, मिलानो क्लास द्रौपदी, द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी। क्या हो गया? बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जेवी और महाजेनको के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी ज्वाइंट जो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ओके, एंड किसके बीच में? महाजेनको। ये महाजेनको है क्या? तो ये महाजेनको का सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख ले, ठीक है, ये महाजेनको का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या हो? महाराष्ट्र स्टेट पावर, महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी, ठीक है, कंपनी, जिसे इन्होंने क्या लिखा है इंग्लिश में? महाजेनको, महाजेनको, ठीक है, के बीच में क्या किया गया है? एक एग्रीमेंट किया गया है, ओके, ये हो गई, एग्रीमेंट तो हो गई। नाउ अब इसका जो आप देख रहे हैं एग्रीमेंट किया गया है, एनटीपीसी जो पूरा एक ग्रुप, ठीक है, एनटीपीसी जो पूरी एक ग्रुप है, इसके बारे में इसने एक टारगेट रखा है। इसका टारगेट क्या है? इसने टारगेट ये रखा है कि ये 2032 तक कितना गीगावाट? तो 60 गीगावाट, गीगावाट की बात कर रही हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का इसने एक टारगेट रखा है। वर्तमान में अगर देखा जाए कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी वर्तमान में टोटल कितनी है? वर्तमान में अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो 3.4 गीगावाट है। अब आप सोच रहे हैं इस 3.4 गीगावाट को कहाँ पहुंचाना चाह रहा है 2032 में, यानी अगले 8 सालों में, 24 चल रहा है, 60 गीगावाट इसे पहुंचाना है, ठीक है। नाउ और केवल अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले, हालांकि आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, चलो मैं यहाँ बता ही देती हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आप देखेंगे तो सौर है, विंड है ना, तो इनमें भी जो सोलर पैनल की बात की जा रही है, सोलर को लेकर के, इस एनर्जी के तहत, यानी किसमें? सोलर को लेकर के, ठीक है, सोलर पैनल को लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी में, इसके तहत राजस्थान के कहां पर? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के कहां पर? चित्तौड़गढ़, यहां पर करीब जो आप देखेंगे वर्तमान में कितना, तो 70 मेगावाट का ऑपरेशंस जो है शुरू किया जाएगा। ये फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है। ये क्या है? ये फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट जिसमें 70 मेगावाट है। हालांकि इसको बढ़ाया जाएगा, 150 का टारगेट इसमें भी किया गया, वर्तमान में 70 मेगावाट का लक्ष्य के साथ जो है ये स्टार्ट किया गया है। तो ओवरऑल अगर रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हैं तो कितना है? 3.4 गीगावाट प्रेजेंट में है, 60 इसको लेकर के जाना है। राजस्थान में भी स्टार्ट किया गया है सोलर प्रोजेक्ट, जो फर्स्ट आपका सोलर प्रोजेक्ट है राजस्थान में, किसके द्वारा? एनटीपीसी के ही माध्यम से, इस जो 70 मेगावाट का प्रोडक्शन देगा, ये हो गई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन के साथ और है कि एनटीपीसी का अभी एक कह सकते हैं डायरेक्टर, जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो डायरेक्टर रविंद्र कुमार को बनाया गया है, ठीक है। डायरेक्टर कौन है? रविंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, ओके, यानी डायरेक्टर किसका? ऑपरेशंस का। इसका भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर किसका? ऑपरेशंस का। वैसे एनटीपीसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और भी ध्यान रखिएगा कि एनटीपीसी के चेयरमैन एंड एमडी कौन है? चेयरमैन एंड एमडी मैंने पहले भी बताया था, ध्यान रखिएगा, गुरदीप सिंह। तो इस नाम को आपको रविंद्र कुमार के नाम को कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्या है? चेयरमैन है गुरदीप सिंह, और रविंद्र कुमार क्या है? तो आपके डायरेक्टर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के, ठीक है। नाउ एनटीपीसी जिसकी स्थापना कब हुई है? एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है इन ईयर 1975 में, ठीक है। और यह एक कैसा है? तो यह एक महारत्न कंपनी है,
महारत्न कंपनी, और इसे महारत्न का दर्जा कब दिया गया? इन ईयर 2010 में। इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि 2010 में ओएनजीसी को भी महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ओएनजीसी को भी महारत्न का दर्जा दिया गया है, ओएनजीसी को, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई है? 1956 में। एंड टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? तो टोटल महारत्न कंपनी है आपकी 13। टोटल कितनी महारत्न कंपनी है? 13। क्लियर? जिसमें लास्ट वाला यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे लास्ट में बनाया गया, 13वां क्रम भी इसी का है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गए इसके रिगार्डिंग, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और एनटीपीसी जो है भारत में अगर बात की जाए तो टोटल ये 70 प्लेसेस में जो है अपना जो संचालन करता है, या इसका हम कह सकते हैं कि संचालित है। ये कितने प्लेसेस में? भारत में 70 स्थानों में। केवल एडिशनल के तौर पर ध्यान रखिएगा कि भारत में इन इंडिया 70 प्लेसेस में है, ये 70 प्लेसेस में इसका संचालन होता है, या यानी यह काम कर रहा है। और अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो एक है आपका श्रीलंका में, ओके, श्रीलंका, और एक है आपका बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। तो ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, कितना हो गया? 70 इन इंडिया, एक आपका 70 प्लेसेस इन इंडिया, ये इंडिया की बात कर रही हूं, ये इंडिया में है, 70 प्लेसेस इंडिया में है, ओके, एक श्रीलंका में है और दो आपके बांग्लादेश में है। दो कहाँ है? सॉरी, एक श्रीलंका और दो बांग्लादेश में। एनटीपीसी जो है आपका भारत से बाहर काम कर रहा है। ओके, चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। दुर्लभ रोग दिवस 2024 कब? 28 फरवरी। दुर्लभ यानी कुछ ऐसे डिजीज जिसका कि मतलब दुर्लभ का मतलब क्या हो गया कि बहुत गिना चुना, मतलब ऐसी जिसका कि लाइलाज बीमारी, इसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत रेयरेस्ट डिजीज जिसे हम कह सकते हैं, रेयरेस्ट डिजीज। ओके, तो क्या रेयर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेयर डिजीज सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे मेंशन किया गया है रेयर डिजीज डे 2024 कब सेलिब्रेट किया? 28 फरवरी। एक्चुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 28 फरवरी को ही, लेकिन इस साल फरवरी चूंकि लीप ईयर है तो फरवरी 28 दिन की नहीं होकर के 29 दिन की हो गई थी, तो इस साल इसे यानी 2024 में इसे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 29 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, 29 फरवरी को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ऐसे ही 28 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ और अभी आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में करीब 300 मिलियन से, इतने मिलियन से अधिक लोग हैं जो किससे ग्रसित हैं? किससे ग्रसित हैं? दुर्लभ बीमारियों से। ठीक है, 300 मिलियन से भी अधिक लोग हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द डिजीज से परेशान है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पिछले 4 वर्षों में तेंदुओं की संख्या में 1000 से अधिक की वृद्धि देखी गई है। पिछले 4 वर्षों में, यानी डाटा कब से कब तक का है? यह 2018 से लेकर 22। ठीक है, ये डाटा 4 सालों का। कितने की वृद्धि देखी गई? 1000 से भी अधिक की वृद्धि। यानी हम देखें तो 2018 में कितना था? 2018 में तेंदुओं की संख्या, सॉरी पहले तो हाँ 2018 का ही पहले देख लेते हैं, कितना रहा है? 12,852, यानी 12,852। और 2022 में चूंकि बोला 1000 से अधिक वृद्धि देखी गई है तो कितना हो जाएगा? 13,874। ठीक है, ये है आपका डाटा 18 का, 22 का, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक जो तेंदुओं की संख्या है, उस सबसे सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक इसकी जो जनसंख्या है तेंदुओं की, वो कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक संख्या कहाँ होगी तेंदुओं की? सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो एमपी में है। कितना है? 3907। एमपी टॉप पर है। और एमपी केवल तेंदुओं में नहीं, एमपी बाघ के मामले में भी टॉप पर है। बाघों के मामले में भी ये क्या है? टॉप पर है। ठीक है, वनों में भी एमपी में सर्वाधिक, वनों की संख्या भी एमपी में सर्वाधिक है। ठीक है, इस पे भी ये टॉप पे बना हुआ। तो खैर सेकंड पोजीशन पर, ये एमपी तो फर्स्ट हो गया, सेकंड पोजीशन पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कितनी है इसकी संख्या? 1985। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी,
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? कर्नाटक, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका की थर्ड पोजीशन पर। यहाँ पे कितनी संख्या है? 1879, ये है डाटा इसका। एंड फोर्थ पोजीशन पर कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु संख्या कितनी है? 1070, ठीक है, तो ये हो गई 1070। और सबसे लोएस्ट अगर देखा जाए कि तेंदुओं की संख्या जहाँ पे कम हुई है, घट गई है, तो वो कौन सा होगा? तेंदुओं की संख्या कहाँ पर कमी आई है? तो ये हो जाएगा आपका संख्या में कमी, ठीक है, संख्या में कमी अगर देखा जाए, संख्या में जो कमी हुई है वो है शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी प्लस सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो जहां 2018 में यहां पर तेंदुओं की संख्या कितनी थी? 1253, वहीं 2022 में ये संख्या कितनी हो गई? 1109 हो गई, ठीक है, 1109। तो इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर पर समिति का नेतृत्व करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं और कुछ इंफॉर्मेशंस को हम देख लेते हैं। हेडिंग को तो ध्यान रखना ही है कि समिति का नेतृत्व करेंगे। एक्चुअली इसके पीछे की एक दो पॉइंट को आप समझ लें। समिति क्या, ये जो समिति है क्या बोल रहा है कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर, यानी एक समान जो कस्टमर केयर, एक समान, इसका मतलब क्या हुआ? एक समान केवाईसी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि केवाईसी, कभी कभी बैंक से फोन भी आता है, केवाईसी को आपको अपलोड करना है, क्लियर करना है, जा करके डाउनलोड करना है, से डिपॉजिट करना है। तो एक समान जो है आपकी केवाईसी होनी चाहिए और उसको डिजिटलाइजेशन करने की बात की जा रही है। तो एक समान केवाईसी सिस्टम को लागू करने की सिफारिश जो है यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, एक समान केवाईसी सिस्टम को लागू करना, सिस्टम लागू करने के लिए, लागू करने की सिफारिश जो है, लागू करना, ओके, इसी की सिफारिश जो है इसके लिए समिति का नेतृत्व किया गया है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले अभी एक है आपका फाइनेंस स्टेबिलिटी, ओके, फाइनेंस स्टेबिलिटी, यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि वित्त स्थिरता एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ओके, डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे क्या बोला जा सकता है? FSDC, ठीक है, और हिंदी में से क्या बोलते हैं? वित्त स्थिरता और विकास परिषद, विकास परिषद, ठीक है, वित्त स्थिरता और विकास परिषद। इन लोगों ने मिलकर के एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया, इन्हीं का डिसीजन था, निर्णय था कि क्या किया जाएगा, जो केवाईसी के डिजिटलाइजेशन करने के लिए, क्या केवाईसी को क्या करने के लिए, किस सेक्टर में, इन्हीं के डिसीजंस क्या थे, निर्णय इन्होंने लिया इस परिषद ने, ठीक है, कि फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी आपकी जो वित्त क्षेत्र है, फाइनेंशियल सेक्टर में, ओके, इस सेक्टर में केवाईसी सिस्टम को, केवाईसी इस सिस्टम को क्या करना है? केवाईसी सिस्टम को डिजिटल करना है, यानी डिजिटलाइजेशन करना है, और उसे क्या करना है? सिंपल या और सरल बनाना है, सिंपल यानी सरल बनाना है। ये ऐसा डिसीजन लिया गया और इसी डिसीजन के बाद, इसी फैसले के बाद जो आपके फाइनेंस वित्त सचिव सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन को ये समिति गठित की गई और उसका इसको नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज के सवाल क्या क्या हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए डैश और महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी महाजेनको के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है ए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, बी एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, सी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एंड डी इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च। तो 2024 में यह 29 फरवरी को मनाया गया। ऐसे हमेशा कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2018 से 22 तक भारत में तेंदुओं की संख्या 2000 से अधिक बढ़ गई है। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी एमपी में दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 से अधिक बढ़ गई है, तो इसको हम लोग, ये गलत है। यहाँ पे 1000, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा 1000। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाला है ये रॉन्ग हो गया, एंड एमपी की संख्या 3, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। कम टू द नेक्स्ट। यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर समिति का प्रमुख कौन होगा? नीलेश कुमार सिंह, टीवी सोमनाथन, प्रमोद अग्रवाल, दिलीप सांघवी। तो राइट आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। कम टू द नेक्स्ट। वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी की वृद्धि बढ़कर डैश हो गई, 7.6%, 8.4%, 9.9% एंड 10.7%। तो राइट आंसर 8.4%। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस द्वीप पर विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ए अगालगा द्वीप, बी ट्रोमेलिन द्वीप, सी रॉड्रिग्स द्वीप, डी ब्रेडन द्वीप। तो राइट आंसर क्या होगा? अगालगा द्वीप। ओके नाउ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए डैश के पैकेज को मंजूरी दी। ए 75,000 करोड़, बी 65,000, सी 25,000 एंड डी 95,000। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 75,000। कम टू द नेक्स्ट। जेएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई खोजी गई नई प्रजाति का नाम डैश के नाम पर रखा है। ए नरेंद्र मोदी, बी एम एस स्वामीनाथन, सी द्रौपदी मुर्मू एंड डी पीवी नरसिम्हा राव। तो सी इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। डैश के 2 गुटों का गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ए जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी कश्मीर, जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी एंड द लास्ट वन जम्मू और कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर क्या होगा? ए जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने डैश को मानद नाइटहुड उपाधि को जो है प्रदान किया है। ए रतन टाटा, बी गौतम अडानी, सी सुनील भारती मित्तल एंड डी मुकेश अंबानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील भारती मित्तल। कम टू द नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 42 है और वो भी 55 कंट्रीज में। नेक्स्ट है, आरबीआई ने ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया की फिनटेक शाखा अमेजन पे को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में क्या कर दिया है? मंजूरी इसको भी प्रदान कर दी है। पीएम ने एमपी में 17,000 करोड़ रुपए का क्या किया? कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 1 मार्च 24 को जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव जो है स्टार्ट किया गया है। रिलायंस द्वारा पशु कल्याण पहल बनतारा शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय और 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके तहत जो 6 नदियों के नाम हैं, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, गंगा, महानदी, गोदावरी, इसको ध्यान रखना है। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 22-23 के लिए एकेडमी रत्न और एकेडमी पुरस्कार की घोषणा की गई। भारत ने डब्ल्यूटीओ में चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा प्रस्ताव का विरोध किया। आरबीआई 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है। यूपी में अडानी समूह के द्वारा भारत के पहले गोला बारूद मिसाइल विनर पुरस्कार अनावरण किया गया। कहां पर? कानपुर में। 27 फरवरी को राजभवन में गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक का विमोचन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया एंड पीएम मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। मोनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं? ए एम खानविलकर। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नई कहां पे पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया? दिल्ली। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में किसका उद्घाटन किया है? स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा के द्वारा किसकी उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने? नाइट। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद स्टालिन दीवान ने कौन सा पुरस्कार जीता है? रोमन रॉलैंड पुरस्कार। बायो एशिया का 27वां संस्करण कहां शुरू हुआ? हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की
फेरी को लॉन्च किया है तमिलनाडु के थूथुकुडी। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? थाईलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट 9, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में। तो ये हो गया आज की क्लास के आपके इंफॉर्मेशंस। मिलते हैं फिर कल की क्लास होगी, हम लोगों की लाइव क्लास कल होगी 11 बजे, ओके, जिसमें हम लोग प्रीवियस मंथ्स यानी फैब मंथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।